तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वर्ल्ड वार 1 के समय यूरोप की क्या स्थिति थी और वार के बैकग्राउंड और कुछ मेन रीजंस के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो पहले उसे देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, क्योंकि तभी ये आगे की स्टोरी समझ में आएगी। और अगर देख ली है तो आइए आगे की कहानी देखते हैं। आइए देखते, मजा आएगा। अब दोस्तों, यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ये बात है 1878 की। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हो रही थी। एक तरफ था रशियन एम्पायर तो दूसरी तरफ था ऑटोमन एम्पायर। इस लड़ाई में रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। दोस्तों, ये वही एम्पायर और बाल्कन कंट्रीज हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे। इस लड़ाई के बाद एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन ऑफ 1878 साइन हुई। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ये पावर दी गई कि ये बोस्निया हर्जेगोविना के रीजन को एडमिनिस्टर कर सकता है, पर टेम्पोरेरीली, और ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट ही रहेगा। लेकिन 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया पर अटैक कर लिया और कब्जा जमा लिया। अब बोस्निया के लोग लगभग 400 साल से वैसे ही ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे और अब एक और एम्पायर ने उन पर कब्जा जमा लिया। इससे वहाँ के लोग काफी दुखी थे और आज़ादी चाहते थे। बोस्निया की नेबरिंग कंट्री सर्बिया भी ये देखकर काफी गुस्सा था। सर्बिया का बोस्निया से ज्योग्राफिकल कनेक्शन तो था ही, इसका इससे एथनिकल कनेक्शन भी था। बल्कि दोस्तों, ये ईस्टर्न यूरोप के सारे देशों की एक एथनिसिटी थी और वो थी स्लाव्स की। यहाँ रहने वाले बहुत लोग अपने आप को साउथ स्लाव्स कहते थे और इसलिए जब बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अटैक कर रहा होता है तो सर्बिया इसकी शिकायत करता है कि ये सर बोस्निया को ही नहीं बल्कि हमारे साउथ स्लाव्स को इन्वेड कर रहा है। पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर कब्जा जमाने से पहले उसने रशिया से कहा था कि आप कुछ मत बोलना, हमें बोस्निया पर कब्जा करने दो। रशिया भी यहाँ मान गया था क्योंकि उसे बदले में कुछ और चाहिए था। दरअसल दोस्तों, ब्लैक सी के पास इस्तांबुल का कुछ एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास था जिसे रशिया छीनना चाहता था। इसलिए रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन से कहा कि तुम बोस्निया पर कब्जा कर लो, हम यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। पर यहाँ पर एक और दिक्कत आई कि रशिया में भी स्लाव्स रहते थे जो इसका विरोध करने लगे। इसलिए रशिया को हार माननी पड़ी और उसे सर्बिया का साथ देना पड़ा। अब जब रशिया सर्बिया के साथ हो गया स्लाव्स की वजह से, इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी के पास जाता है कि अगर यह सर्बिया पर हमला करते हैं और रशिया बीच में आ जाए तो आप हमारी मदद करना। अब जर्मनी तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पुराना दोस्त था, इसलिए जर्मनी राजी हो जाता है कि वो रशिया के खिलाफ लड़ने में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद करेगा। अब रशिया फ्रांस के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर बोस्निया पर कब्जा जमा रहा है और सर्बिया पर भी कब्जा जमाना चाहता है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? पर फ्रांस कहता है कि मुझे बोस्निया और सर्बिया से क्या लेना देना, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो रशिया भी चुप बैठ जाता है और अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा जमा लेता है। अब दोस्तों, रशिया तो चुप बैठ गया था, पर अब बोस्निया के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, इन्हें तो आज़ादी चाहिए थी। इसलिए ये एक नई रेवोल्यूशनरी ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम होता है यंग बोस्निया। इस ग्रुप में रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी सर्बिया के लोग भी मदद करते हैं। इन सब लोगों का मतलब है आज़ाद होना। ये ना सिर्फ बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ाद कराना चाहते थे, बल्कि ये सर्बिया के साथ मिलकर एक अखंड साउथ स्लाविक राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसका नाम होगा यूगोस्लाविया। अब दोस्तों, यहाँ तक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा जमा लिया था जिसका विरोध सर्बिया ने करा था क्योंकि वो स्लाव्स की वजह से कनेक्टेड थे, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया और अभी तक तो वार की कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन अब आता है द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। दोस्तों, यही वो चिंगारी थी जिसने सारी आग लगाई। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया के इन्वेडेड टेरिटरी में सफर करने जा रहे होते हैं, उसी जगह जिस पर इन्होंने कब्जा जमाया है। फ्री यंग बोस्निया मूवमेंट के 6 असैसिन्स या रेवोल्यूशनरीज इन्हें मारने का प्लान बनाते हैं और जिस रास्ते से इनकी गाड़ी जा रही होती है उसी के किनारे ये छुप जाते हैं। फिर एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम होता है कैब्रिनोविक एक ग्रेनेड फेंक कर मारते हैं जो फर्डिनांड के तो नहीं लगता, पर उनके कुछ सहयोगियों को जख्मी कर देता है और फर्डिनांड वहां से भाग जाते हैं। फिर लगभग 1 घंटे के बाद फर्डिनांड घायल अधिकारियों से मिलने के बाद लौट रहे थे तो इनकी कार एक गलत मोड़ ले लेती है और एक गली में चली जाती है जहाँ पर एक 19 साल का रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट खड़ा था जिसका नाम था गब्रिलो प्रिंसिप। और ये प्रिंस फर्डिनांड और उनकी वाइफ पर गोली चला देता है और उनकी हत्या कर देता है। उसके तुरंत बाद ही गब्रिलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर इसकी उम्र 20 साल से कुछ ही कम होती है, इसलिए लॉ के हिसाब से इसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। पर गब्रिलो को 20 साल की जेल हो जाती है। बाद में ट्रायल के दौरान ये बताते हैं कि ये एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हैं और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ादी चाहते हैं।
अब इसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के महाराज इस घटना के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और सर्बिया देश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अब रशिया में भी स्लाविक लोग रहते थे और सर्बिया भी बोस्निया के साथ स्लाविक एथनिसिटी को बचाना चाह रहा था, इसलिए अब रशिया सर्बिया को बचाने आ जाता है और वार में शामिल हो जाता है। अब जर्मनी देखता है कि रशिया सर्बिया के साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ है, इसलिए जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता और पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया के सपोर्ट में। अब ऑटोमन एम्पायर की भी रशिया से दुश्मनी थी, इसलिए ये पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में। अब यहाँ यूनाइटेड किंगडम भी वार में शामिल हो जाता है, क्योंकि इनका एक अलायंस था ट्रिपल एंटेंटे करके रशिया और फ्रांस के साथ, जिसे मैंने पार्ट 1 में बताया था। इसलिए यूके भी आ जाता है इनके सपोर्ट में। और जिन देशों में अंग्रेजों का राज था जैसे इंडिया, वो देश भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को मिलिट्री की जरूरत थी और वो उसी देश से सोल्जर्स ले जा रहा था जहां उसने अपनी कॉलोनी बनाई थी। और इस तरह बहुत से इंडियंस भी ये जंग लड़ने जाते हैं ब्रिटेन के बिहाफ पर, और फिर इन सब देशों के बीच में जंग छिड़ जाती है। बाद में इस जंग में यूएसए और जापान भी शामिल हो जाता है और फिर इस तरह इन सब देशों के बीच में एक वार लड़ा जाता है, एक ऐसा वार जिसे हम आज वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ था। अब ये वार लगभग 4 साल लड़ी और इन 4 सालों में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ वर्ल्ड वार 1 के खत्म होने के बाद हुआ। अब इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब अगर दोस्तों आपको वर्ल्ड वार 1 अगर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वार 2 के सामने कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड वार 2 में लगभग इसके 3 गुना मौतें हुई थी। तो वर्ल्ड वार 2 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये कैसे और क्यों लड़ा गया, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे आपको ऐसी कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।